चाहिए एग्ज़ाम जिस भी सब्जेक्ट से, वो आपको चैनल पर धीरे धीरे करते मिला करेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइनल ईयर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, और जिससे कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और अच्छे से अच्छे अंक आपको मिल सकें। तो चलिए प्रश्न आज हम 41 से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले सारे प्रश्न 40% हम कर चुके हैं। तो 41% है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसा शस्त्र था जिसने महाशक्तियों को युद्ध के विध्वंसात्मक परिणामों से बचाते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की। यानी कि ये एक ऐसा ही था कि एक तरह से डायरेक्ट युद्ध नहीं था, मगर ये युद्ध से कम भी नहीं था। इसके जो परिणाम थे वो युद्ध से भी भयंकर होने वाले थे, हुए थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो आप इसको यूट्यूब पर यहाँ पे जो 3 डॉट आते हैं उस पर क्लिक करके आप इसकी स्पीड कर सकते हैं 1.5x तक। ठीक है, तो 1.5 अगर आप करेंगे स्पीड, तो आपको जो है टाइम भी कम लगेगा और वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, आप ये तरीका अपना सकते हैं अगर वीडियो स्लो चल रहा है तो, या फिर स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए तो। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की परिभाषा दीजिए। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, योग नहीं, जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जो शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, शीत युद्ध के कोई 5 कारण बताइए क्यों हुआ था। तो पहला कारण कोई ऐतिहासिक कारण, दूसरा वित्तीय मोर्चा का प्रश्न, तीसरा सोवियत संघ द्वारा युद्धकालीन समझौतों की अवहेलना, और चौथा अनुपम का रहस्य, पांचवा शक्ति संघर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो पहला जो प्रभाव पड़ा नकारात्मक, वो तो विश्व को 2 परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया, और दूसरा था शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और शंका के वातावरण को निरंतर बनाए रखा। चंदा नहीं यहाँ पे, जो शंका के वातावरण को। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के 2 सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव बताइए। तो इसका कारण है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिस भारत ने शुरू किया था, वो उसको प्रोत्साहन मिला और इससे शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट है शीत युद्ध के। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बताइए। तो सन 1889 से 91 के बीच साम्यवादी खेमे और पूर्व सोवियत संघ के विघटन से एक महाशक्ति विलुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप अमेरिकी जो शक्ति थी, अमेरिकी शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति के अभाव में शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच ही हमें इनडायरेक्ट रूप से ये शीत युद्ध चल रहा था। तो जो सोवियत संघ है वो कई देशों में भी टूट गया, तो इस कारण शीत युद्ध का अंत अपने आप ही हो गया। शीत युद्ध के जो साधन है वो क्या क्या था, पहला प्रचार, दूसरा शक्ति प्रदर्शन, तीसरा कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता, चौथा जासूसी, और पांचवा है कूटनीति। ये शीत युद्ध के साधन रहे हैं। प्रश्न नंबर 48, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इसका सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय को समर्थन देना, यही गुट निरपेक्षता कहलाता है। प्रश्न नंबर 49, वह सत्ता व गुट निरपेक्षता में क्या भेद है। तो किसी भी विवाद का सत्ता नहीं है, यहाँ पे तटस्थता है। ठीक है, तटस्थता, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है बार बार बोलने से समझने से। तो यहाँ पे तटस्थता व गुट निरपेक्षता में क्या भेद है। तो किसी भी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है। किंतु गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद कर सदैव नीति का समर्थन करना, जो सही है उसका समर्थन करना, गलत का साथ न देना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो इसमें भारत, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, इजिप्ट और घाना, ये संस्थापक देश थे गुट निरपेक्ष। जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये तीसरे ही दुनिया के अंदर आ गए थे, यानी कि तीसरे इन्होंने गुट निरपेक्ष बना लिया था। कृपया इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना। बी ए पार्ट 3 से रिलेटेड हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये लाइक शेयर तो कर ही देना है। प्रश्न नंबर 51 है, गुट निरपेक्षता का महत्व बताइए। तो गुट निरपेक्षता का पहला महत्व, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रभाव पड़ा, दूसरा सह अस्तित्व की धारणा को बल मिला, निशस्त्रीकरण को हतोत्साहित करना, और चौथा राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व की पोशाक, ये गुट निरपेक्ष बनना, और पांचवा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का उपाय भी निकालने लगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, और छठा राष्ट्रीय हितों की जो वृद्धि हुई है राष्ट्रीय हितों के अंदर। ठीक है, पहले जो इसके दौरान है जो एक देश दूसरे देश को दबा देता था, ऐसे बहुत सारे चर्चा चलते थे। प्रश्न नंबर 52, गुट निरपेक्षता की नीति की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है स्वतंत्र और सक्रिय नीति, और दूसरा शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व की नीति। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। तो भारत की गुट निरपेक्षता की
तो विद्यात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है, जिसका उद्देश्य किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं है, बल्कि दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना। यही भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की गुट निरपेक्ष नीति के कारण बताइए। तो पहला कारण है तनाव की स्थिति को टालना, दूसरा विचार प्रकट करने की स्वाधीनता होनी चाहिए, तीसरा विदेशी सहायता पर निर्भरता और चौथा है भौगोलिक स्थिति। ये गुट निरपेक्ष नीति के कारण रहे हैं। प्रश्न नंबर 55 है गुट निरपेक्ष आंदोलन की दो मुख्य कमजोरियां लिखिए। तो पहला है अवसरवादी और काम निकालने की नीति, और दूसरा है सिद्धांत के उपयुक्त किंतु व्यवहारिक नीति। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो पहला है कच्चे माल में निर्मित माल की कीमतों में अंतर का समायोजन, दूसरा विश्व की मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण, और तीसरा विकासशील देशों पर बीते दिनों का भार का कम करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, उत्तर दक्षिण संवाद से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर दक्षिण संवाद से अभिप्राय उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों के मध्य परस्पर विचार विमर्श और संधियां वगैरह होती है, तो उनसे है। फिर दक्षिण दक्षिण संवाद, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन को परिभाषित कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों के अध्याय भूमंडलीय व्यापार का नियमन करती है, ये कंट्रोल करती है इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसको। विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत समझौतों में सम्मिलित 5 वाक्य। पहला, वस्तुओं के व्यापार में बहुपक्षीय समझौता, दूसरा सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता, तीसरा बौद्धिक संपदा के व्यापार समझौता, और चौथा है बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते, और पांचवा व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो शब्द है वो मिस टाइप हो चुके हैं, गलत टाइप हो चुके हैं, तो इसलिए समझने में भी दिक्कत हो सकती है आपको। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कई बार मिस टाइप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की अमेरिका की विदेश नीति के 5 मूल सिद्धांत बताइए। तो अमेरिका की जो पहली विदेश नीति की पहली विशेषता है सिद्धांत है पारदर्शी, अखंडता तथा सुरक्षा। यानी कि अमेरिका की फर्स्ट की नीति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन, संयुक्त यहाँ पे से नहीं लिखी जा। प्रश्न नंबर 4, हाथ में निर्णय का सिद्धांत, और पांचवा साम्राज्यवाद का विरोध। प्रश्न नंबर 62 है अमेरिका की विदेश नीति की 5 विशेषताएं बताइए। तो पहला साम्यवाद का अवरोध, दूसरा सैनिक संधियों की नीति, तीसरा विदेश आर्थिक सहायता की नीति, चौथा मानवाधिकारों को समर्थन, पांचवा जनतंत्र की रक्षा। अगला प्रश्न है साम्यवादी चीन की विदेश नीति के 5 लक्षण बताइए। पहली, देश की अखंडता, जो चीन की विदेश नीति पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो देश की अखंडता फर्स्ट होनी चाहिए चीन के लिए। दूसरा, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तो होता ही नहीं चीन के लिए। तीसरा, सभी देशों के बीच सहयोग, साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध, संधियों का पुनरावलोकन। यहाँ पे सभी ये पहला सही हो सकता है, अभी रियलिटी में देखें तो बाकी सब गलत है, मगर आपको पेपर में तो लिख के ही आना है। ठीक है, अगला प्रश्न है चीन की विदेश नीति के 5 साधन बताइए। पहला है युद्ध एवं हिंसा, दूसरा साम्यवादी प्रचार, तीसरा सैनिक सहायता कार्यक्रम, और चौथा शांतिपूर्ण सहस्तित्व, पांचवा दोहरी नीति। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व पहला जो सिद्धांत है वो विश्व शांति, दूसरा गुट निरपेक्षता, तीसरा निशस्त्रीकरण, चौथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध, और पांचवा विश्व एशियाई एकता, छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, और पांचवा है पंचशील का सिद्धांत, पंचशील की नीति। जो आगे आएगा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पंचशील सिद्धांत क्या, आपस में सम्मान होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, तीसरा समानता होनी चाहिए सभी देशों में, चौथा कोई भी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। यही पंचशील का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं। पहला, गुट निरपेक्षता, दूसरा मैत्री और सहअस्तित्व की नीति, तीसरा विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त, ये तो सबको पता है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को वीटो प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मूल कारण क्या थे। तो भारत और पाकिस्तान के जो मूल कारण है तनाव के वो है भय, शंका, घृणा, प्रतिस्पर्धा, जातीय वंशीय तथा कश्मीर मुद्दा मेन, ये जो है तनाव के कारण है। प्रश्न नंबर 71 है वैश्वीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अभिप्राय
व्यापारिक क्रियाकलापों विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण से है, जिससे संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जा सके। अगला प्रश्न है, आसियान के 2 सदस्य देश जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इनमें से किसी भी 2 देश को नाम लिख सकते हैं। प्रश्न अगला है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आज उस संगठन या मंच से है जो विकसित और विकासशील देशों के मध्य भेदभाव रहित सामाजिक विकास के लिए विश्व समुदाय के राष्ट्रों को एक स्थान पर एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। कुछ समझ में नहीं आया मगर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण को परिभाषित कीजिए। जो मार्गेंथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण से आशय शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने तथा सभी शस्त्रों को कम या समाप्त करने से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाले 2 कठिनाइयाँ, एक तो राष्ट्रीय हित है और 2 राष्ट्रवाद है संप्रभुता। इन दो ये जो 2 कठिनाइयाँ निशस्त्रीकरण के मार्ग में आती है। आज का लास्ट प्रश्न है और जो है, आसियान के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। पहला, दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और दूसरा है राष्ट्रीय हितों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता प्राप्त करना। ठीक है, तो शायद ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये पीडीएफ या वीडियो देखना है तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम वगैरह की लिंक दे रखी है, इसमें भी दे रखी है पीडीएफ में, और यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम सारे जो विषय हैं उनकी ये पीडीएफ वगैरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।